हेलो प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बीएसएससी यानी बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का ये परीक्षा है, जो मार्च में आपका होने की संभावना है, इसका हम लोग ये तीसरा सेट कर रहे हैं। मार्च में होने की इसलिए ज़्यादा संभावना है दोस्तों, क्योंकि आपका अप्रैल और मई में आपका लोकसभा का इलेक्शन है और जो है मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल में जो है आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा, इसलिए उस टाइम फिर ये एग्जाम आपका नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो इसलिए उससे पहले हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। ये आपका तीसरा सेट है। इससे पहले मैंने आपको पहला और दूसरा सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करा दिया था। यदि आप में से कोई भी साथी नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ और सेशन को स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? अब यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग जो है, ये मुख्य रूप से इसकी जो स्थापना की जाती है अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है और इसका कार्य है लोकसभा का और विधानसभा का, यानी कि लोकसभा जो केंद्र का इलेक्शन होता है और राज्य का जो विधानसभा का इलेक्शन होता है, ये कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। और जो पंचायत इलेक्शन होता है वो कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग का काम नहीं है पंचायतों का इलेक्शन करना, तो पहला ही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये काम उसका नहीं है। ये किसका काम है? ये आपका राज्यों के निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का है, ठीक है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों का तीनों काम जो है आपका भारतीय जो है चुनाव आयोग का है, ठीक है? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची का नाम, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, है ना? तो ये सारा काम उसी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, संविधान और विधि के परिरक्षण, यानी कि संविधान और विधि यानी कि कानून का परिरक्षण करना, संरक्षण करना और उसका प्रतिरक्षण, डिफेंस, है ना? और उसका संरक्षण यानी कि आपका उसका क्या करेगा? कंजर्व करेगा। ये शपथ जो लेता है, ये ओथ लेता है, कौन लेता है? भारत का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। संविधान की शपथ कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। संविधान को बचाने का, संविधान के मतलब कि उसको संरक्षण करने का, ये सारा वही लेता है, राष्ट्रपति लेता है। अब आप लोग बताइए जल्दी से, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के जो पद के बारे में चर्चा है, कौन सा में है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपका अनुच्छेद 52 में है, ठीक है? याद रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष यानी कि उम्र होना चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो सबसे पहले याद रखेंगे, जो 73वां संविधान संशोधन है, ये आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है और इसको कब लागू किया गया था? 1993 में। अब 1993 में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 21 अप्रैल 1992 गलत, 20 अक्टूबर 1993 अब यहाँ पर है और यहाँ पर 93, तो आपका अप्रैल 1993 में लगा था, ये याद रखेंगे। अप्रैल 1993, तो 24 अप्रैल हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद आया था आपका 74वां संविधान संशोधन, जो आपका किससे जुड़ा हुआ था? जो आपका नगर पालिका से जुड़ा हुआ था, शहरों में शासन के लिए। नेक्स्ट आपका है अविश्वास प्रस्ताव, है ना? किस कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव जो है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप कर लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, ये आपका विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और कहाँ पर लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है इस प्रस्ताव को, याद रखेंगे। और यदि ये प्रस्ताव पास हो जाती है तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, सबको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा। यदि ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल गलत, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये किसी भी एक मंत्री या मंत्री के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और जैसे ही ये पास होगा तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? देखिए साथियों, मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन कीजिए, उसको थोड़ा सा चर्चा और उसमें जो है आपका कंसेप्ट को समझ लीजिए। अन्यथा इसको मैं करने से ज़्यादा बेटर आपको समझता है कि आप सीधा मार्केट से लेकर के इसको रट सकते हैं, लेकिन रटने से काम नहीं बनेगा। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा मैं चर्चा करा करके आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। विधान परिषद, जो विधान परिषदें होती है, ये विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने जो है सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, यानी इनडायरेक्ट रूप से जो है निर्वाचन होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विधान परिषद के बारे में बात की जाती है। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में आपका क्या है, लोकसभा और राज्यसभा होती है, 2 सदन होता है ना, उसी प्रकार से राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है? ये याद रखेंगे। लेकिन विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने राज्यों में? 5 या 6 राज्यों में, 6 राज्यों में आपका है ना? ये याद रखेंगे।
कौन कौन से राज्य में है, तो आपका है ये आपका कर्नाटका, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका कहाँ पर है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, इन सारे राज्यों में क्या है आपका विधान परिषद है, ये याद रखेंगे 6 राज्य में। अब विधान परिषद की बात की जाए, बिहार में विधान परिषद की टोटल कितनी सीटें हैं, तो 75 सीटें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके अप्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 5/6 जो सदस्य होते हैं ये आपका यानी कि आपका अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और 1/6 जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट यानी कि किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नामित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, 35वां, 36वां, 39वां, 40वां। तो 35वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य, सह राज्य। और 36वां संविधान संविधान संशोधन के तहत जो है इसको पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो आपको पूर्ण राज्य पूछेगा तो आपको यहाँ पर 36वां बताना होगा, और यदि आपको जो है सह राज्य पूछेगा तो 35वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां नंबर का प्रश्न है आपका कि अशोक मेहता समिति है ना, ये आपका समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो ये समिति जो है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। पंचायती राज चुनाव में सभी स्तर पर जो है राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, बिल्कुल राइट है ना, इन्होंने ये सिफारिश की थी। अपने आर्थिक जरूरतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान यानी टैक्स वसूलने का शक्ति हो, बिल्कुल है, उसको मनोरंजन पर कर, चारा स्थल पर कर, है ना, कहीं पर बाजार में छोटी छोटी मेलाएं लगती है तो उस पर कर लगाने के लिए पंचायतों को क्या दिया गया है, यानी कि ये आपका शक्ति दिया गया है। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये बात उन्होंने नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने आरक्षण का बात कहा था कि आरक्षण का बात ये कहा था कि मतलब कि जो भी आपका पिछड़ी जाति से आते हैं उसके लिए भी क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ये सब बात उन्होंने कहा था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो है मान्यता दी जानी चाहिए, ये तो कहा ही था, और बाद में इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का जो है ये उसकी सिफारिश में नहीं था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानियां हैं। मैंने जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना, महाजनपद के बारे में, तो उसमें मैंने 16 महाजनपद और उसकी राजधानियों को बताया था। तो अब यहाँ पर इसके मिलान करना है, तो मल्ल की राजधानी कहाँ पर है, तो मल्ल की जो राजधानी है वो है आपका, मल्ल की राजधानी कहाँ है, कुशीनगर है। कंबोज की राजधानी हाटक, याद रखेंगे, कंबोज की राजधानी हाटक है। असम की राजधानी पोटली है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। मगध की राजधानी गिरिब्रज, इसी को राजगिरी कहा जाता है, राजगिरी इसी को कहा जाता है। अवंती का राजधानी इसके अलावा है आपका अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ है, अवंती की राजधानी उज्जैन है आपका। उसी प्रकार से शूरसेन, शूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा है ना, ये आपको याद रखना, इसी प्रकार से यहाँ पर मिला लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। कनिष्क के दरबार, कनिष्क जो शासक था, है ना, कनिष्क, इसके यानी इसके दरबार से संबंध कौन इसमें से नहीं था, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या फिर आपका पतंजलि। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो कनिष्क शासक था वो किस वंश से था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कनिष्क शासक किस जो है वंश से संबंधित था। अब यहाँ पर इस प्रश्न का बात करें तो अश्वघोष जो है उसके दरबार में रहता था, बिल्कुल राइट है। चरक संहिता जो चिकित्सा शास्त्र पर है वो भी उसके दरबार में था। नागार्जुन भी था, किंतु पतंजलि जो है, पतंजलि उसके दरबार से संबंधित नहीं था। पतंजलि जो है आपका किसके दरबार में रहता था, पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। और इन्होंने जो है पाणिनि की जो पुस्तक है व्याकरण का अष्टाध्यायी, उस पर एक टीका लिखी है, टिप्पणी लिखी है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, हिजरी संवत की शुरुआत यानी आरंभ कब हुई थी, हिजरी संवत। तो हिजरी यानी कि हिजरी बोलते हैं हिजरत करने को, क्या बोलते हैं, हिजरत। हिजरत आपका फारसी वर्ड, ये अरबी वर्ड है, और इसका मतलब होता है क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास कर जाना। तो जब जो है प्रोफेट मोहम्मद जो थे, जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ, जब वो मक्का से, कहाँ से, मक्का से जो है मदीना गया था, तो उसको क्या कहा गया था, हिजरी कहा गया था, ये याद रखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको पूछे कि ईसवी संवत की शुरुआत कैसे हुई थी, तो जो है जब ईसा है ना, ईसा की जो ये है जन्म है, उसके जन्म के वर्ष से ईसवी की शुरुआत हुई थी, ये याद रखेंगे। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी पूर्व 319 ईस्वी से मानी जाती है, जब गुप्त वंश का क्या हुआ था, मतलब कि स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम लोग, अगला प्रश्न ले लेते हैं। 11वें नंबर का आपका प्रश्न है, मिलाना है आपको इनमें से, निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ आपका क्या है, ये आपका वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और शंकराचार्य, ये आपका सारे आचार्य हैं, और दूसरी तरफ इसके द्वारा अपना मत है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य का क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य का आपका हो जाएगा पुष्टि मार्ग, है ना, तो यहाँ पर एक आपका हो जाएगा 2 नंबर। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य का क्या हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद, इन्होंने यहाँ पर बी नंबर का 3 हो जाएगा। माधवाचार्य क्या हो जाएगा, द्वैतवाद, और उसी बाद शंकराचार्य का हो जाएगा अद्वैतवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से मिला लेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ से मिला लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं 12वें नंबर का। बिहार में जो है 1800
1557 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, उसके भाई अमर सिंह ने किया था, नाना साहब ने किया था, तात्या टोपे ने किया था। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो बाद में उसका भाई जो है आपका क्या करता है? अमर सिंह उसका नेतृत्व करता है ना? बाकी नाना साहब और तात्या टोपे जो है ये लोग कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में करता है ना? चलिए, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन प्रभाव, यानी कि आपको एक इन सारों को क्या करना है? काल क्रम के अनुसार, यानी कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी उसके बाद हुई, फिर सबसे लास्ट में कौन सी हुई, इस प्रकार से आपको सजाना है। तो चलिए सजा लेते हैं। बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और इसी समय मतलब कि लागू हुआ था 1905 में। दिल्ली से कोलकाता राजधानी का स्थानांतरण, यानी कि जब कोलकाता राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके दिल्ली किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। उसके बाद जो है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुई थी? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। तो इस प्रकार से अगर मिलाएंगे तो 1905 पहले आ जाएगा, फिर 1906 आ जाएगा, फिर 1907 हो जाएगा, 1911 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 1432। 1432 कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? 1432 हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। अशफाकुल्ला खां और किसको? बिस्मिल, इन दोनों को जो दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1925 में दिया गया था। कौन सा केस था इसका? काकोरी षड्यंत्र केस, है ना? काकोरी षड्यंत्र केस, यानी कि जो काकोरी रेलगाड़ी थी उनको इन्होंने लूट लिया था, मिलकर के 4 भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने लूट लिया था। और उस लूटने के मतलब इसमें अवैध में उन्हें क्या दिया गया था? फांसी की सजा दी गई थी, है ना? और राम प्रसाद बिस्मिल ने ही वो लिखा है क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, याद रखेंगे। चले अगला बात कर लेते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, है ना? अगला आपका बात कर लेते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है ना? जब विदेशी वस्त्र का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये जो है विदेशी कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा आर्थिक शोषण करता रहेगा। तो इसके लिए क्या किया था? वस्त्रों के बहिष्कार के लिए और खादी वस्त्रों को पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए गांधी जी ने यह नारा दिया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यानी उसके साथ मतलब किसके साथ? अंग्रेजों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार होगा। ये गांधी जी का कथन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590, 1575, 1576, 1572 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? यानी कि जो गांव का जो शासन है ना, इसको पंचायतों के द्वारा चलाना, जिस प्रकार से भी वर्तमान में मौजूद है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज प्रणाली, इसकी शुरुआत किसने किया था? कुषाणों ने, आर्यों ने, द्रविड़ों ने, मौर्यों ने। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका चोल शासक। चोल शासक कहाँ पर थे? दक्षिण भारत में थे, इसलिए द्रविड़ों ने इसको चलाने का सूत्रपात किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत के शासक को द्रविड़ शासक, द्रविड़ कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत को नागर, है ना? और मध्य भारत को आपका वेसर कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और जो है आपका आंग्ल मिस्र अंग्रेज। ठीक है, आंग्ल मिस्र क्या? अंग्रेज और जो है मैसूर के शासक जो हैदर अली थे उसी के बीच हुआ था। तो इसमें हैदर अली की विजय हुई थी, हैदर अली जीता था इसमें पहला युद्ध में, है ना? और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन सी संधि के तहत जो है ये आपका समाप्त हुआ था? ये युद्ध जो समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सी संधि के तहत? जल्दी से आप लोग बताइए। तो मद्रास की संधि के तहत। कौन सा संधि? मद्रास की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था युद्ध। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली जीता था इसमें। अच्छा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से लेकर 82 तक हुआ था। और इसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और जो है टीपू सुल्तान, उसका बेटा, उसका पुत्र जो टीपू सुल्तान था, वो जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करता है और बाद में मंगलोर की संधि करता है। कौन सी संधि? मंगलोर की संधि करता है। फिर उसके बाद जो है 1790 91 90 से 91 92 के बीच लड़ाई होती है अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच। और इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और 1799 में लास्ट में जो है लॉर्ड वेलेजली के समय टीपू सुल्तान मर जाता है, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग अगला बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, कौन सी पुस्तक उसका? ये आपका नाटक है उसका अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको जो है पहली बार अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स मिक्सन ने, हेनरी कोलब्रुक ने, सर विलियम जोन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सर विलियम जोन्स ने। क्या किया था कि भारतीयों को
भारतीय की संस्कृति को समझने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, यानी कि सन 1784 में जब वॉरेन हेस्टिंग था, यानी कि उस टाइम, तो उस समय जो है क्या किया था, बंगाल में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 1784 में। और इसी के तहत बहुत सारे भारतीय ग्रंथ, भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और इसी समय जो है 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में, सर विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है, डूरंड रेखा। तो देखिए याद रखेगा, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक आता है डू आ पा। इसको कैसे याद रखेंगे, डू आ पा। डू से होता है डूरंड रेखा, आ से अफगानिस्तान और पा से पाकिस्तान। तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, उसके बाद रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच आता है, रे पा भा। कैसे होंगे, रे पा भा। रे से रेड क्लिफ लाइन, पा से पाकिस्तान, भा से भारत, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से भारत और चीन के बीच का क्या ट्रिक है, तो भारत और चीन के बीच है मैं ची भा। मैं से मैकमोहन लाइन, ची से चीन, भा से भारत। ये याद रहेगा ये सारे पॉइंट्स। चले नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। गोरखपुर जो है, गोरखपुर जहाँ से आपका जो यूपी का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो वो आपका कौन सी नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे, बिल्कुल राइट है। लुधियाना सतलज नदी, लुधियाना पंजाब में है और वहाँ पर सतलज नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। जबलपुर सोन नदी के किनारे, ये बिल्कुल गलत है। जबलपुर मैं गया हूँ एक बार, तो जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के बारे में जल्दी से बता दीजिए, ये नदी किस में जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी कैसी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद है सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, ये बिल्कुल राइट है। सूरत आपका गुजरात में पड़ता है। अगला बात कर लेते हैं, लघु ज्वार भाटा जो है कब उत्पन्न होता है, लघु यानी कि आपका छोटा ज्वार जो है भाटा कब निर्मित होता है, कब उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखेंगे, वृहत ज्वार, लघु ज्वार, दो प्रकार के ज्वार भाटा आते हैं। तो जब पृथ्वी हो गया, ये मान लीजिए ये आपका चंद्रमा हो गया, मून, और ये हो गया सन, जब एक ही रेखा पर तीनों का तीनों आ जाए तब होता है क्या, विरहत ज्वार, जिसको बोलते हैं लॉन्ग यानी कि लार्ज ज्वार भाटा। ठीक है, यानी कि विरहत बड़ा ज्वार भाटा आता है जब एक ही सीध में होता है, यानी कि 0 डिग्री बोलो इसको या फिर 180 डिग्री एंगल पर होता है। लेकिन जब एक तरफ हो जाएगा सूरज और एक तरफ हो गया अर्थ और एक तरफ हो गया इधर मून हो गया, तो देखो ये हो गया और ये मून, इसके बीच कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री। जब सूर्य और चंद्रमा जो है 90 डिग्री पर हो तो उस टाइम क्या बनता है, लघु ज्वार बनता है। ठीक है, और विरहत ज्वार कब कब बनता है, तो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन विरहत ज्वार बनता है। और बाकी अंध्र चंद्र के समय, आधा चांद के समय बनता है आपका लघु ज्वार। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु की सहायक नदी में कैसे याद रखेंगे आप लोग, तो 5 गो नदी तो ऐसे नॉर्मल याद रखिए, झेलम नदी, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये हो गया। उसके बाद आपका अफगानिस्तान की तरफ से आती है काबुल नदी, कुर्रम नदी, है ना, नुब्रा, सयोक, ये नदियाँ आती है। लेकिन जो इंद्रावती नदी है ना, ये नहीं आती है। इंद्रावती नदी जो है ये आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंद्रावती नदी जो है ये आपका सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इसका कारण होता है। यानी कि जो मौसम में परिवर्तन जो देखते हैं ना, अभी वर्तमान में अभी क्या चल रहा है, ठंडी का समय चल रहा है, तो ठंडी चल रहा है अभी, फिर क्या होगा, मार्च अप्रैल से फिर गर्मी आ जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये मौसम में जो परिवर्तन आपको दिखता है, ये किसके कारण दिखता है, तो इसके 2 कारण है। पहला कारण क्या है, पृथ्वी अपने जो अक्ष पर है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, पहला बात ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपने कक्ष में चक्कर लगाती है, परिक्रमण गति करती है। परिक्रमण गति के कारण क्या होती है, पृथ्वी अपने कक्ष में घूमती है। पृथ्वी का अपने कक्षा में घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना वो कहलाता है परिभ्रमण गति, यानी दैनिक गति, जिसके कारण दिन और रात होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिक्रमण गति करना और जो है अपने अक्ष पर मतलब कि झुका हुआ रहना। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा, बल्कि परिक्रमण होगा। पृथ्वी का परिक्रमण बिल्कुल राइट। पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, कक्ष के समतल की ओर नहीं होगा, अपने अक्ष पर झुका होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डंकन जो दर्रा है किनके बीच स्थित है, डंकन पास। दर्रा क्या होता है दोस्तों, दर्रा जो होता है वो 2 पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता होता है दर्रा। ठीक है, घाटी होता है 2 पहाड़ों के बीच एक बड़ा क्षेत्र जिसमें 1-2 गाँव बस जाए, है ना। तो जो डंकन पास है, डंकन जो दर्रा है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे जब आप बंगाल की खाड़ी में जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखेंगे ना, तो मान लीजिए आपका सबसे उत्तरी अंडमान है, फिर है उसके बाद मध्य अंडमान, फिर है आपका लघु अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, फिर उसके नीचे है आपका लघु अंडमान। तो ये आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है आपका क्या, डंकन पास। ठीक है, डंकन दर्रा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान, और लघु बोलो या फिर लिटिल बोलो, लिटिल अंडमान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 26 नंबर प्रश्न का। 26 नंबर प्रश्न में आपको मिलाने के लिए दिया गया है, एक तरफ जो है आपका आदिवासी है और एक तरफ जो है उसका अवस्थिति है, कहाँ पर इसका यानी ये लोग रहते हैं, भील, गौंड, लिम्बूस, कोनियाक। तो भील ये तो नॉर्मली सबको मालूम है, भील जो है आपका नागालैंड,
ये सॉरी यहाँ पर भील क्या हो जाएगा, भील जो है आपका, भील कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है ना, ये है भील आपका हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। गौंड कहाँ पर है, तो गौंड भी आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद लिम्बूस कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में है, लिम्बूस आपका सिक्किम हो जाएगा, और कोनियाक जो है आपका नागालैंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 3 4 1 है ना, 2 3 4 1 इस प्रकार से यहाँ पर मिला लेंगे। 2 3 4 1 पहला ऑप्शन में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न ले लेते हैं 27 नंबर का। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। देखिए दो शब्द होता है, एक होता है आपका लावा और एक होता है आपका मैग्मा। क्या होता है दोस्तों, एक होता है लावा और एक होता है मैग्मा। देखिए जब पृथ्वी के अंदर जो द्रवित जो है, आग की तरह जो द्रवित जो है ठोस पदार्थ होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आपका मैग्मा। और जब वो पृथ्वी के बाहर आकर के ठंडा होकर के जम जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। जब जमीन के अंदर रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो उसको बोलेंगे मैग्मा, और बाहर आके जम जाएगा ठंडा होकर के, उसको बोलेंगे लावा। और लावा से जो बनता है ना, उसी को बोलते हैं बेसाल्ट। लावा से जो आपका चट्टान बनता है, जो पठार बनता है, उसको बोलते हैं बेसाल्ट निर्मित। और ये जो है बेसाल्ट निर्मित जो है लावा शैल, ये किस युग का है, तो क्रिटेशियस युग का है। कौन सा युग का, क्रिटेशियस युग का है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बोनिफेरस युग के बारे में बात करें तो इस युग में क्या हुआ था, कोयला, खनिज तेल, ये सब का निर्माण हुआ था गोंडवाना क्षेत्र में, विंध्यन क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में आपका। नेक्स्ट है आपका कांडला। कांडला के बारे में सुनते ही आपका माइंड में आ जाना चाहिए कि कांडला क्या है। तो एशिया का सबसे पहला ये आपका बंदरगाह है, निर्यातक बंदरगाह है आपका सबसे, है ना। और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है। कांडला, कांडला कहाँ पर है, मुंबई में है कांडला आपका। तो ये आपका क्या है, एक बंदरगाह है। ये जलपोत भंजन उद्योग के लिए है, हीरा काटने की और पुलिस के लिए है। ये यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है, पूछ रहा है आपको, निर्यात पसंद करना। तो बिल्कुल ठीक है, बंदरगाह किसके लिए होते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं, निर्यात के लिए होते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड होता है, एक होता है आपका EPZ, है ना, जो है आपका EPZ, और एक होता है आपका SEZ। EPZ होता है एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, यानी कि आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। तो ये कांडला जो है ना EPZ है। और SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन। आगे बात कर लेते हैं हमारा गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। FRP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, और FRP का जो न्यूनतम और समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MRP जो किया जाता है वो किसके द्वारा। FRP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस होती है ना, फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस होती है, यह याद रखना आपको। और इसका जो आपका अनुमोदित करती है, कौन करती है, तो इसका अनुमोदन करता है आपका कौन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, CCEA इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी आपका रबी फसलें और खरीफ फसलें होती है ना, उसका अनुमोदन कौन करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ये MSP की गणना, MSP का ये करता है ना, अनुमोदन करता है। तो ध्यान रखेंगे, गन्ना के लिए आपका CCEA, और ये आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग किसके लिए, रबी और खरीफ फसलों के लिए। आगे बात कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको दिया हुआ है कुछ टर्म, मतलब टेक्निकल वर्ड, और उसके बारे में मिलाना है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, और फिर जीवन की गुणवत्ता, इधर आपको मिलाना है। तो आर्थिक विकास जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास यानी कि जब विकासशील देशों में होती है, जब विकासशील देशों की आय में वृद्धि हो, विकासशील देशों के संरचनात्मक ढांचागत विकास हो, तो उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। तो पर 1 का नंबर 4 हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि का मतलब हुआ किसी भी जो धनी देश है ना, जो विकसित देश है, वहां पर आय में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका B नंबर का 1 हो जाएगा। संपोषित विकास मतलब क्या होगा, संपोषित विकास मतलब ऐसा विकास जिससे जो है पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर C नंबर का 2 हो जाएगा। और जीवन की गुणवत्ता यहाँ पर स्वस्थ हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग मिला लेंगे सर। चलें नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतया जो है युग्मित होता है। सामान्यतः आर्थिक विकास किससे जुड़ा हुआ रहता है, आर्थिक विकास का मतलब हुआ लोगों के आय में वृद्धि। लोगों की आय में क्या होता है, वृद्धि। आपके पास अगर रुपया आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, दौड़ के मार्केट जाएंगे, मार्केट से जाके बड़ा अच्छा वाला मोबाइल खरीदेंगे, अपने हिसाब से आपको जो चीज़ ज़रूरत है आपको वो चीज़ खरीदेंगे। तो मतलब कि आय आने पर आपका मांग बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। यानी इससे डिमांड बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट में अगर सबके पास रुपया आ जाए, जितना रुपया आपके पास आए उसी प्रकार से आपके पूरे गाँव में सबके पास 10 मतलब कि 10-10 लाख 20-20 लाख करके आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सब मार्केट में जाएगा और भर भर के सामान लेके आ जाएगा। तो मार्केट में सामान कम पड़ जाएगा। इस प्रकार से मार्केट में सामान कम पड़ने पर मार्केट का जो वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी। यानी अस्फीति, अस्फीति मतलब क्या होता है, महंगाई, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आपका अस्फीति हो जाएगी। तो अस्फीति जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है, आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही आय में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा, वैसे ही अस्फीति आ जाएगी। अस्फीति यानी कि आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों जो है दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्यूशन कर दिया था ना, या नहीं किया था, ये जो है नहीं, सॉरी दोस्तों, इधर का क्वेश्चन हम लोग को छूट गया था। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न जो है आपका 34 नंबर का छूट गया था, यहाँ से देख लेते हैं। भौगोलिक अपर्दन जो है चक्र की संकल्पना इसमें से किसने किया था, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने किया था, ए हॉर्न ने, WM डेविस ने, स्ट्रेबो ने, कोवर ने। तो जल्दी बताइए 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसने किया था आपका। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 34 नंबर का प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही।
34 नंबर का WM डेविस हो जाएगा। किसने किया था? WM डेविस ने किया था। ये बिल्कुल राइट है। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो ऊंची उत्थित भूमि होती है ना, वो अपर्दन क्रिया के द्वारा छट जाती है और छट करके क्या बन जाता है? मैदान बन जाता है। ये दिया था और ये आपका सिद्धांत कब दिया था? 1899 में दिया था। सुंडा ट्रेंच, जो सुंडा ट्रेंच है, ये किस द्वीप के समानांतर है? समांतर है। तो सुंडा ट्रेंच जो है ये आपका कहाँ पर है? हिंद महासागर में। पहला पॉइंट ये याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा हिंद महासागर की सबसे गहरा ये वाला भाग है ये आपका हिंद महासागर का। जबकि प्रशांत महासागर में क्या है आपका? मेरियाना गर्त है। और ये जो सुंडा ट्रेंच है ना, ये जावा के समांतर है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? यानी विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला है अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत किसने किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है, उसका नाम क्या है? तो दो मुंह वाले जो बौने तारे का ये पता लगाया गया, उसका नाम है जानूस। क्या नाम है? जानूस। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था? 9, यानी कि प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया। किसको दिया गया? राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 40वें नंबर का। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक है ना, इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बोलो या सूचकांक बोलो, 2023 का भारत का स्थान क्या है? 2023 का 72वां, 74वां, 84वां, 85वां। तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? ये आपका भारत कितना स्थान है? 85वां स्थान प्राप्त किया है इसमें। पासपोर्ट रिपोर्ट यानी कि जो है सूचकांक, इसका मतलब है कि पासपोर्ट यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाती है और वो देश मतलब कि पासपोर्ट उसका मतलब सुरक्षित माना जाता है। तो इस आधार से हेनले जो है सूचकांक आती है हर साल। तो इस बार भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। ई सारस मोबाइल ऐप जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो ई सारस ऐप जो है मोबाइल ऐप, ये आपका केंद्रीय किसके द्वारा? आपका ग्रामीण या फिर वित्त मंत्रालय कौन है? 41 नंबर का आपका केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में ओमान चांडी को जो है निधन हो गया है। तो बिल्कुल आप लोग मालूम होगा, ओमान चांडी जो आपका केरल का मुख्यमंत्री था, इसका निधन हो गया है। तो केरल का रहने वाला था ये आपका, और केरल का ये आपका मुख्यमंत्री भी बना था 2011 से लेकर के 2016 तक, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहा था ये आपका। और किस मतलब इससे जुड़ा हुआ था ये आपका? कांग्रेसी नेता था। ठीक है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का। तो चाहे पुरुष एकल पूछे चाहे महिला एकल पूछे, भारत ने जीता है। ठीक है, भारत ने जीता है। और पुरुष एकल का जो खिताब हुआ था, भारत ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। और ये आपका कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? ओमान में किया गया था। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? ओमान की राजधानी जो है मस्कट में है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक राजधानी तो आपको पूछना ही पूछना है। ठीक है, चलिए, चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद कौन से प्रश्न कर रहे थे हम लोग? उसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्थिक विकास, इधर हो गया था। ये वाला प्रश्न ले लेते हैं, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, ये भी कर लिया था। यदि ये आपका पूछ रहा क्वेश्चन, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो दोनों अगर दुगुनी हो जाए, मान लीजिए आपका इनकम था 10 रुपया, 10 रुपया से बढ़ के कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। और आप मान लीजिए एक सेब खरीद रहे थे 5 रुपया में, और उसका मूल्य बोला कि महंगाई भी दोगुना हो गया, यानी कि आपका कीमत दुगुना हो गया, आय भी दुगुना हो गया। तो 10 रुपया अगर आय था तो 20 रुपया हो गया। ठीक, और अगर मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे थे कुछ जितना रुपया में, उसका भी कीमत बढ़ के दुगुना हो जाता। तो 5 रुपया अगर खरीद रहे थे तो कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। तो मान लीजिए अगर आपका जब आय 10 रुपया था तो 5 रुपया में सेब खरीदते थे तो कितना रुपया आपके पास बचता था? 5 रुपया बचता था, है ना। 10 रुपया का अगर आपके पास इनकम था तो 5 रुपया आपके पास बचता था। इसी प्रकार से अगर 10 का कितना हो गया? दुगुना हो गया, है ना, दुगुना हो गया। और यहाँ पर क्या है आपको बोल रहा है? 5 का दुगुना हो गया 10 रुपया। तो अगर आप 10 रुपये का एक सेब खरीदेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 10 रुपया। वास्तविक आय में क्या अंतर पूछ रहा है आपको? वास्तविक आय में कितना अंतर होगा? यानी कि अगर महंगाई भी दुगुनी हो जाती है ना और आय भी दुगुनी हो गया तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित हो जाएगा, है ना। आपके आय और इसमें जो है वास्तविक आय में कोई मतलब परिवर्तन नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? किन तत्वों की जो है प्रचुरता है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में? तो देखिए, पृथ्वी 3 परतों से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं भूपृष्ठ, ये आपका किससे बना हुआ है? सियाल से बनाता है, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बीच वाले को बोलते हैं मेंटल, और मेंटल किससे बना है? सीमा से बना है, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और सबसे अंदर वाला जो है क्या है? वो है आपका कोर। कोर किससे बना है? कोर बना है आपका निफे से, निकेल और आयरन से, निफे। याद रहेगा, सियाल, सीमा, निफे।
तो जो आपका नीफे है ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हमको सबसे आंतरिक परत पूछा था, तो निकेल और फेरम हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं 44 नंबर का। बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी जो है राशि आवंटित की गई है जल जीवन मिशन के लिए? तो ये आपका इसके लिए कितना करोड़ के रखा गया है? 70 करोड़ रखा गया 23-24 के अनुसार। हाल ही में आए चक्रवात बिपरजॉय, काफी प्रसिद्ध था बिपरजॉय। तो ये जो तूफान आया था चक्रवात, इसका नामकरण किस देश ने किया था? है ना, अलग अलग देश नामकरण करता है, भारत भी करता है, बांग्लादेश करता है, म्यांमार, वियतनाम, है ना, बहुत सारे देश मिलकर के ये आपका क्या करता है, जब जब तूफान आता है तो अलग अलग देश मिलकर करते हैं। जो बिपरजॉय नाम रखा गया था वो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नवनिर्मित ये आपका बिपरजॉय कौन सा क्षेत्र में आया था? आपका अरब सागर वाला एरिया में आया था, इसलिए ये महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, गोवा को काफी हानि पहुंचाया था, गुजरात को। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? यानी उसका जो उद्घाटन किया गया कब किया गया है? 28 मई 2023 को किया गया है। और इसका जो है नव जो संसद भवन है, न्यू संसद भवन, किसके द्वारा ये आपका योजना तैयार किया गया, मतलब कि बनाया गया इसका डिजाइन? तो बिमल पाटिल के द्वारा इसका किया गया है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है टीचर का। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन जो है IMO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, उसके बाद क्या दिया ये मौद्रिक, जेनेवा, लंदन। कहाँ पर हो जाएगा? 47 नंबर का आंसर कहाँ हो जाएगा? लंदन में स्थित है इसका मुख्यालय। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना तो कब की गई थी? 1949 में। और 1949 में ही जो है आपका RBI था, 1 जनवरी 1949 को RBI का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? विश्व शौचालय दिवस तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला डॉक्टर रामविलास, शंकर क्रोप, माखनलाल चतुर्वेदी, नागराज जो है राव। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है पहला व्यक्ति था साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला। साहित्य कितने भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में? 24 भाषा में। 22 वैसे भाषाएं हैं जो आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और 2 अन्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और आपका राजस्थानी, ये 2 भाषा। अगला है हमारा टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों की हेडलाइट में जो बल्ब जो है रखा जाता है वो कहाँ पर बल्ब को रखा जाता है? परावर्तक के फोकस और ध्रुव के बीच, परावर्तक के फोकस के बीच बहुत करीब, फोकस और परावर्तक की वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो देखिए अब यहाँ पर जो टॉर्च है या सर्च लाइट है या वाहन है, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी को किस प्रकार की लाइट की जरूरत पड़ती है? यानी कि समांतर सीधा एकदम दिखे हमको, है ना। और सीधा प्रकार से किरण कब प्राप्त होती है? जब किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो क्या हो जाता है? वो समानांतर हो जाती है, और जब अनंत पर चली जाती है समानांतर होता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? फोकस के बहुत करीब रखा जाएगा, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। अगला है हमारा 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? टेरा का मान पूछ रहा है, और किसके घात के रूप में? 10 की घात के रूप में। तो आप लोग को मालूम है डेका 10 का पावर 1 को क्या बोलते हैं, या 10 को क्या बोलते हैं? डेका बोलते हैं। उसी प्रकार से 10 का पावर 2 को बोलते हैं हेक्टर, 10 का पावर 3 को बोलते हैं किलो, 10 का पावर 4 को क्या बोलते हैं? मेगा, ये 10 का पावर 6 को मेगा बोलते हैं ना, 10 का पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 10 का पावर 9 को क्या बोलते हैं? गीगा बोलते हैं, और 10 का पावर जो है 12 को बोलते हैं टेरा। 10 का पावर 12 को क्या बोलते हैं? टेरा बोलते हैं। ठीक है, तो 10 का पावर 12 कहाँ पर है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में। अगला हमारा मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट दिखता है लेकिन दूर नहीं दिख पाता है। तो निकट दिखता है दूर नहीं दिखता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? दूर वाला देखने का ये करना पड़ेगा किसी तरह से। तो क्या करना पड़ेगा? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस नेगेटिव होता है इसकी फोकस दूरी, और उत्तल लेंस इसका फोकस क्या होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, एक पिंड का द्रव्यमान कितना केजी है? 2 किलोग्राम है, तो उसका भार यानी कि वजन कितना होगा? वेट पूछ रहा है, वेट। तो देखिए वेट हमको पूछ रहा है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट यानी कि भार बराबर होता है m गुना जी। m यानी कि उसका द्रव्यमान, और g मतलब उसका गुरुत्व त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको गुना कर दिए, तो w बराबर 2 है हमारा किलोग्राम, m की जगह 2 और g की जगह 9.8, गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 2 8 16, तो कितना होगा? 19.6, है ना। 19.6 कहाँ पर हो जाएगा आपका? 19.6 न्यूटन हो जाएगा, है ना, क्योंकि भार का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है भार निर्भर नहीं करता है, लागू बल पर निर्भर करता है। बल पर तो लागू करता ही ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ जो डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, है ना।
F इंटू एस, तो यहाँ पर होगा विस्थापन पर। देखिए यहाँ पर विस्थापन तो है ही है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, बिल्कुल राइट है। बल और विस्थापन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है ये भी जरूरी है, लेकिन वस्तु के जो है प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में जो है उड़ने में सक्षम होता है, इसके लिए वह ध्वनि की किस विशेषता का प्रयोग करता है ना, उड़ने के लिए जो है वो सक्षम होते हैं अंधेरे में, तो जो है अपना ध्वनि के लिए किस विशेषता का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक का, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कौन होता है, अत्यधिक पोलिश, अच्छा उत्सर्जक, गैर उत्सर्जक या फिर खराब उत्सर्जक। तो ध्यान रखेंगे जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना अच्छा ही उत्सर्जक भी होता है। ये किसने कहा है, किसका सिद्धांत है, किरचॉफ्स का। किरचॉफ्स का एक विकिरण का नियम है और उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि किसी भी पिंड का अवशोषण का गुणांक उसके उत्सर्जन के गुणांक के बराबर होता है। तो सबसे अच्छा उत्सर्जक सबसे अच्छा क्या होगा, अवशोषक होगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, मिलाना है आपको, एक तरफ आपको दिया गया है ये सारा, मिलाना है इसको। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है ना, मिला लेंगे। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है, ताप का केल्विन हो जाएगा, ताप का आपका केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है ना, मिला लेंगे यहाँ पर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपका। आगे बात कर लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में ये सारे क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। इस प्रकार से जो है ये आपका क्या है, आवर्त है ना। और उसके बाद ऐसे जो खड़ी लाइन है ये क्या है, आपका वर्ग है, तो वर्ग है, ये सब आपका वर्ग है आपका। तो बोला कि जो आवर्त है ना ये किसको दर्शा रहा है, ये आवर्त, तो आवर्त किसको दर्शा रहा है, तो आवर्त दर्शा रहा है कक्षों की संख्या को और कक्षों के बाढ़ी मतलब कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन राइट, तो डी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या, उस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है गलत कथन की पहचान करना है आपको। 4 कथन दिया हुआ है, चारों कथन को पढ़ना है और गलत कथन को पहचानना है। अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल राइट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल पढ़े हम लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, बिल्कुल गलत है। जो आपका ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरण को आने नहीं देता है, पराबैंगनी किरण को, बल्कि अवरक्त किरण को आने देता है। अगर अवरक्त किरण को आने नहीं देगा तो घास पेड़ पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, और जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगी तो हमको भोजन कैसे प्राप्त होगा, है ना। तो ओजोन परत जो है इसको आने देता है, बल्कि पराबैंगनी किरण जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं उसको आने नहीं देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 61 नंबर का, फ्लोरोसिस जो अस्थि रोग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पानी में फ्लोराइड, पानी में कीटनाशक, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड। तो पानी में जो है फ्लोराइड के कारण, पानी में जो है आपका किसके कारण होता है, पानी में फ्लोराइड के कारण जो है ये रोग होता है आपका, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है। थर्मोसेटिंग बहुलक इसमें से कौन है, नियोपिरिन, पीवीसी, नायलॉन 6, बेकेलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकेलाइट जो है आपका थर्मोसेटिंग बहुलक है। और पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो घरों में तार यूज करते हैं ना, तो तार जो कॉपर का तो तांबा का जो तार होता है उसके ऊपर जो काला वाला जो लाल वाला लेप चढ़ाया जाता है उसी को बोलते हैं पीवीसी, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा इसमें से कौन है, किसका जो है ऑक्सीकरण नहीं होता है, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का। तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा आपका, सुक्रोज। सुक्रोज जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का, फिनोल्थेलिन। फिनोल्थेलिन आपका क्या है, एक सूचक है, पढ़े ना आप लोग फिनोल्थेलिन। तो फिनोल्थेलिन जो एक आपका क्या है, संश्लेषित सूचक है जिसको सिंथेटिक बोलते हैं, जिसका रंग जो है अम्लीय और क्षारीय में क्या होता है, तो अम्लीय में क्या होता है, ये रंगहीन होता है, अम्ल में कोई रंग नहीं देता है, ये याद रखेंगे। और क्षारीय में इसका रंग गुलाबी होता है, क्षारीय में इसका रंग कौन सा होता है, गुलाबी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा नहीं आपका नीला और लाल, ये भी नहीं होगा, गुलाबी और रंगीन नहीं, अम्ल में रंगहीन और इसमें गुलाबी, उल्टा कर दें यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रंगहीन और गुलाबी। नेक्स्ट है हमारा, गर्म पानी में चीनी जो है मिलाकर चीनी की चाशनी बनाई गई। गर्म चीनी में ये पानी में क्या मिलाया गया, चीनी मिलाया गया, और चीनी को मिला करके उसको गाढ़ा कर दिया गया। जैसे आप लोग देखते होंगे जब जलेबी खाने जाते हैं बाजार में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिरा, है ना, चीनी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया था, चाशनी जिसको बोलते हैं। जब उसको ठंडा किया था तो चीनी का क्रिस्टल जब उसको छोड़ दिया था, ठंडा कर दिया था, तो चीनी जो है ठोस रूप में बैठ जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, तो कौन सा परिवर्तन हुआ, वो जब उसको मिला है तो मिल गया और बाद में फिर उससे अलग हो गया, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें क्या कर सकते हैं, पदार्थ को मूल रूप से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, जिसे उल्टा किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है, इसको वापस से उल्टा किया जा सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का क्या करता है, चालन नहीं करता है, यानी कि कुचालक होता है, उसको क्या कहते हैं, वो कौन होगा इसमें से तत्व,
यौगिक, धातु, अधातु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अधातु। अधातु क्या होते हैं, विद्युत के जो है कुचालक होते हैं, चालन नहीं करता है। बाकी धातु होता है। यौगिक में भी आपको हो जाएगा, क्योंकि आपका यौगिक में तो बहुत सारे आते हैं ना, तत्व में तो धातु भी तो तत्व में आता है ना, लेकिन अधातु नॉर्मली से नहीं होता है। अपवाद में आपका ग्रेफाइट जो होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्सों को क्या कहता है, दो नोड्स के बीच। जैसे आपका मान लीजिए अगर देखेगा आप लोग, एक आप हल्दी देखते होंगे, हल्दी, या फिर अदरक का पौधा देखे होंगे, अदरक। तो अदरक किस प्रकार से होता है, ये आपका अदरक इस प्रकार से रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। फिर आगे जाकर के फिर इससे ऐसे निकलता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, इसको इंटर नोड्स बोलते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी नोड्स इसमें मौजूद है ना। नेक्स्ट हमारा जूट पौधे के किस भाग जो है भाग से प्राप्त होता है, यानी कि पौधे के किस भाग से आपको जूट की प्राप्ति होती है। तो बिहार का किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाला क्षेत्र में जूट की खेती होती है। तो ये आपका जूट का जो पौधा होता है ना, इसका तना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करता है, तना से रेशा निकाला जाता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीज और फल जो है किसके द्वारा बनते हैं, बीज और फल जो बनते हैं, तो फल किससे बनते हैं, ये तो नॉर्मली है। फल बनते हैं आपका अंडाशय से। किससे बनते हैं, अंडाशय से फल बनते हैं, और बीजांड से बीज बनते हैं। बीजांड से क्या बनते हैं, बीज। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। तो बिल्कुल ए ऑप्शन में ही आपका दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं, ब्रेड में। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ब्रेड में जो है ना क्या मिलाया जाता है, ब्रेड में मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, या फिर इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो ये जो मिलाया जाता है ना, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र में देखिए आप लोग, NaHCO3, इस CO3 से क्या निकल जाता है, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उसको फुला देता है, और फुला करके उसके छिद्र से बाहर निकल जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला नंबर का प्रश्न ले लेते हैं 71 नंबर का। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सीमोस जो है पैरोक्सीसोम। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही मुख्य रूप से क्या है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का क्या है, निर्माण करता है। आगे हमारा HIV, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। HI जो V है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। HIV एड्स जो रोग है नहीं फैलता मच्छर के काटने से, बिल्कुल है। मच्छर के काटने से HIV कहाँ होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, टाइफाइड होता है, लेकिन ये आपका HIV नहीं होती है, बिल्कुल। बाकी जो है ये सारे आपका तीनों जो है आपका HIV के कारण होता है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा इसमें से, मलेरिया, हैजा, निमोनिया, डिप्थीरिया। तो क्या हो जाएगा आपका मलेरिया रोग। मलेरिया रोग कैसा है, आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। और जो कौन सा होता है आपका, इसका वाहक कौन होता है, तो मादा जो है एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होती है। और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पलीहा को पूरा डाउन कर देता है ना, पलीहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 74 नंबर का, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बाहरी चीज़ों से लेना पड़ता है विटामिन ए। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो है उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है ना। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए कौन सा है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा TSH है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं TSH शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और फिर इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।